हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको कक्षा 12 केमिस्ट्री की जो लेसन है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको बता रहे हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी टॉपिक है जिसको अगर आप तैयार करेंगे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स लेके आएंगे। हम वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कर आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक ना। आप लोग उस क्वेश्चन को सीरीज के माध्यम से या फिर नोट्स के माध्यम से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स आएगा केमिस्ट्री में, ठीक है। तो हम आज जो है कि विद्युत रसायन के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे आपको। चूंकि देखिए, इसके पहले हम जो है कि पहला लेसन हो गया जो कि बिलेल है, दूसरा लेसन जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है यानी कि वैद्युत रसायन है, तीसरा लेसन जो है कि केमिकल काइनेटिक्स है यानी कि रासायनिक बलगतकी है, और चौथा लेसन डी और एफ ब्लॉक, और पांचवा लेसन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसंयोजन यौगिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमने बता दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए, वहां पे चेक कर लीजिए, देख लीजिए किस लेसन से कौन कौन सा क्वेश्चन जो है कि इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी ऐसी टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग जाकर के वहां पे सीन कर लीजिए, देख लीजिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी टॉपिक ऐसी है जो बार बार क्वेश्चन यानी कि बोर्ड के एग्जाम में रिपीट किया जाता है, जो कि क्या होता है वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को सॉल्व करेंगे, जो कि क्या होता है, नष्ट समीकरण होता है, जिसको कहीं कहीं पे निर्नष्ट समीकरण भी पढ़ा जाता है, ठीक ना। या कहीं कहीं पे कोई यानी कि अगर हम लोग इंग्लिश में बोले तो इसको क्या बोला जाता है, नष्ट समीकरण बोला जाता है, ठीक है। तो नष्ट समीकरण को आज हम लोग सॉल्व करके यानी कि आज हम आपको सॉल्व करके बताएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। क्योंकि कई बच्चों ने हमको बताया, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, ठीक ना। जो थ्योरी है उसका वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए हैं किसी समस्या बस। तो कई बच्चे जो है कि कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे कि सर निर्नष्ट समीकरण क्या होता है, उसको एक बार आप सॉल्व करवा दीजिए, उसका डेरिवेशन आप बता दीजिए। तो हमने सोचा क्यों ना अलग से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि ये जो निर्नष्ट इक्वेशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो हो सकता है इस बार भी पूछा जाए, या तो इस पर न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा, यानी कि जो भी क्वेश्चन होगा इससे एक क्वेश्चन जो कि बनने वाला है, ठीक। तो चलिए हम आपको अब बताते हैं कि निर्नष्ट समीकरण क्या होता है। देखिए, तो आप लोग पहले हेडिंग बना लीजिए, हेडिंग बनाएंगे निर्नष्ट समीकरण, ठीक ना। निर्नष्ट समीकरण, निर्नष्ट समीकरण, ठीक ना, यानी कि इक्वेशन, EQUATION, ठीक ना। निर्नष्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन आप लोगों को ध्यान देना है, यही है आपका हेडिंग, आप लोग लगा लीजिए। तो देखिए पहले तो ये होता क्या है, देखिए किसी भी इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होता है, कोई भी इलेक्ट्रोड विभव है उसका जो मान होता है वह उसके ताप और सांद्रता पर डिपेंड करता है। जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसका यानी जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वह सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करता है, ठीक ना। सांद्रता के साथ साथ और ताप के साथ साथ, ठीक ना, सांद्रता के साथ साथ और ताप के साथ साथ जो इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग निर्नष्ट इक्वेशन द्वारा सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ गई ना। जो यानी कि क्या होता है कि जो सांद्रता एवं ताप के साथ साथ इलेक्ट्रोड विभव में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग निर्नष्ट इक्वेशन द्वारा सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि निर्नष्ट इक्वेशन आप लोगों को हम डिराइव करना बताएंगे कि क्या होता है, इसका इक्वेशन कैसे आता है, ठीक है ना। देखिए, तो इसके लिए मान लीजिए यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन है, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन है, वो भी अपचयन। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग लिखना पड़ेगा, माना कोई अपचयन अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो रही है, निम्न प्रकार से हो रही है, ठीक ना। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई अपचयन अभिक्रिया है जो कि निम्नलिखित प्रकार से हो रही है, ठीक ना। जैसे इसमें देखिए क्या है अपचयन अभिक्रिया, m की पावर n प्लस और प्लस n इलेक्ट्रॉन
ठीक ना। तो ये क्या कर रहा है, n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो इसमें या किसमें कन्वर्ट हो रहा है, m सॉलिड में या जो है कि कन्वर्ट कर रहा है। ये क्या है, एक्वस सोल्यूशन में है, ठीक ना। ये जो है एक्वस सोल्यूशन में है, यानी कि m की पावर n प्लस ये n इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण कर रहा है तो क्या बना रहा है, यहाँ पे m में या कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसके लिए किसी निश्चित ताप पर धातु का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसको कुछ एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूला द्वारा जो है कि प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या होता है फार्मूला, ये फार्मूला ये है E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 इंटू RT डिवाइडेड बाई n F इंटू लॉग बेस 10, यहां पे हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ m डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ m की पावर n प्लस। ये इक्वेशन है, इसी इक्वेशन द्वारा नश का जो इक्वेशन है वो डिराइव किया जाएगा। क्या है, एक बार फिर से हम आपको फार्मूला बता दें, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन n F इंटू लॉग क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ m, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, इसको हम लोग एक्टिव मास भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता हो जाएगा कैपिटल M की अपॉन m की पावर n प्लस एक्टिव मास ऑफ, इसको हम लोग एक्टिव मास भी बोलेंगे, ठीक है ना। जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया जा रहा है उसको हम लोग एक्टिव मास भी बोल सकते हैं, या हम लोग इंग्लिश में उसको हम आपको बता रहे हैं कि इंग्लिश में हम शब्द यहाँ पे यूज कर रहे हैं जो कि क्या होता है, कंसंट्रेशन है, ठीक ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ m अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ m की पावर n प्लस इंटू बेस यहाँ पे क्या रहेगा, 10 रहेगा, ठीक है ना। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप बोलेंगे कि अब इसमें E क्या है, ई नॉट क्या है, R क्या है, T क्या है, ये सब आप बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे भाई। देखिए इसमें जो E होता है, इसमें जो E होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव होता है। जो E है वो क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव है। E क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है। बात समझ में आ गया ना। E क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है। E नॉट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक ना। ई नॉट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ये क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है। बात समझ में आ गई ना। तो ये क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्या, ई नॉट जो है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव है, और ई जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है। इसके बाद ये जो n है वो क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण किया जा रहा है, वही क्या हो जाएगा, n का मान, अर्थात जो n है वो क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है ना। और इसके बाद आपका जो R है वो R जो होता है वो गैस स्थिरांक होता है, यानी कि R क्या होता है कि गैस कांस्टेंट होता है, ठीक ना। क्या होता है, गैस स्थिरांक होता है R, ठीक है ना। R जो है वो क्या होता है, गैस स्थिरांक होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये जो होता है यह गैस स्थिरांक का मान होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक। इसके बाद ये जो T है वो क्या है, परम ताप है। T क्या है, परम ताप है, और जिसकी वैल्यू होती है 298 केल्विन। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 298 केल्विन होती है, ठीक ना। जो T है वो क्या है, परम ताप है, जिसकी जो वैल्यू होती है 298 केल्विन होती है। इसके बाद अब आपका क्या बच रहा है, F बच रहा है। F जो होता है वो होता है फैराडे स्थिरांक। F क्या है, फैराडे स्थिरांक है, फैराडे स्थिरांक है, और जिसकी जो वैल्यू होती है 96,500 कूलाम होती है। 96,500 कूलाम प्रति मोल इसकी वैल्यू होती है, कूलाम प्रति मोल, ये इसकी वैल्यू होती है, क्या, 96,500 कूलाम। एक बार फिर से हम इसको बताएं, देखिए क्या है, E क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है। E नॉट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है।
n क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। r क्या है, गैस स्थिरांक है जिसकी जो वैल्यू होती है वो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है। और T यहाँ पे क्या है, परम ताप है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जिसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 298 केल्विन होती है। इसके बाद जो F है वो क्या है, फैराडे स्थिरांक है, फैराडे कांस्टेंट है जिसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 96,500 कूलाम प्रति मोल होता है। अब आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू यहां से आपको पता है ये सब वैल्यू ले जाकर के इस इक्वेशन में आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है। अगर आपको दिक्कत हो इसको आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए, ठीक ना। और अगर आपको समस्या हो तो इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 कर दे रहे हैं। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कर दे रहे हैं, यानी कि अब 2 से जो भी मान हमको पता है वो सभी मान ले जाकर के हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रखने वाले हैं। जब इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो वही हमको मिल जाएगा नर्नेस्ट इक्वेशन, यानी कि नर्नेस्ट समीकरण मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग पुट करते हैं, रखते हैं, क्या मिलेगा, E इक्वल टू ई नॉट, इसकी तो वैल्यू आपको पता नहीं है, E इक्वल टू ई नॉट माइनस इसके बाद क्या है 2.303 इंटू आर इंटू टी। अब देखिए आर की वैल्यू हम लोग को पता है, आर की वैल्यू क्या है 8.314 है, इंटू टी की वैल्यू जो है 298 केल्विन है, ठीक है। अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा, यन यफ हो जाएगा। जो यन है, यन क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये तो अभी हम लोग को पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यन इंटू यफ का मान कितना हो जाएगा, 96,500 कूलाम हो जाएगा, कूलाम प्रति मोल हो जाएगा। अब आपका क्या बच रहा है, log कंसंट्रेशन ऑफ m अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ m की पावर n प्लस, इसको हम यहां पे लिख दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ m डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ m की पावर n प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये हमने सभी की वैल्यू, जो वैल्यू पता था यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट कर दिया है, हमने वैल्यू को रख दिया है। अब आपको जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा E इक्वल टू ई नॉट माइनस, अब देखिए इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मिलेगा 0.0591 अपान यहाँ पे क्या मिलेगा, n इंटू लॉग मिल जाएगा बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ m डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ m की पावर n प्लस। ये जो है कि इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है, नर्नेस्ट इक्वेशन बोला जाता है। इसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है, नर्नेस्ट समीकरण बोला जाता है। आपको इतना केवल कर देना है, आपको पूरा नंबर जो है कि मिल जाएगा, ठीक है। ये है नर्नेस्ट इक्वेशन, इसको जरा आप एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं और इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए पहले, हो गया, ओके। अब हम इधर का रफ कर रहे हैं, क्योंकि इधर हम आपको बता दें और इसके थोड़ा सा आगे और बढ़ा दें इस इक्वेशन को। वैसे अगर आप यहीं पे छोड़ देंगे फिर भी आपका इक्वेशन सही है, आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ही भी छोड़ दे रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको जो है कि क्वेश्चन यानी कि नंबर जो है कि मिलेगा। अन्यथा आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, क्या मिलेगा, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा इंटू लॉग। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, बेस यहाँ पे 10 रहेगा ही रहेगा। अब ये देखिए क्या है, अपचयन है, ये क्या है, यहाँ पे अपचयन है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं अपचयित अवस्था, यानी कंसंट्रेशन ऑफ अपचयित अवस्था, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपचयित अवस्था हो जाएगा, अपचयित अवस्था हो जाएगा अपान ये क्या है, ऑक्सीकृत, ये देखिए क्या है, ऑक्सीकृत अवस्था, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि ऑक्सीकृत अवस्था, ठीक, ऑक्सीकृत अवस्था। ये आप लोगों को ध्यान देना है। यही जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है, नर्नेस्ट इक्वेशन बोला जाता है, नर्नेस्ट समीकरण बोला जाता है, ठीक ना। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा और इसका थोड़ा सा एक आपको न्यूमेरिकल आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे जो कि क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, नर्नेस्ट इक्वेशन से आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब अगले क्लास में हम जो है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने तो कवर ही कर दिया है, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बता ही दिया है।
अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हम लोग करेंगे अगले क्लास में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला लेसन है जिसका नाम है, जो कि अगर देखा जाए तो पांचवा लेसन, छठा लेसन है, ठीक ना, जिस लेसन का नाम है हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन। तो हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन में अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बताएंगे। आप जो है कि इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा, ताकि जो भी बच्चे को निर्णय इक्वेशन नहीं आता है वो सब एक बार इसको देख ले और उनका भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग जहां भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।